नरेंद्र मोदी ने आज डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के मौके पर इस अभियान के लाभार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का डिजिटल होना समय की मांग है। कोरोना महामारी ने इस प्रक्रिया को और तेज किया है। अब हमारी कोशिश है कि गांव में सस्ती और अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, सस्ते मोबाइल और दूसरे माध्यम उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर पाए। वहीं देश भर के किसानों को इनाम प्लेटफॉर्म के प्रति भरोसा बढ़ा है। इनाम बनाया गया है इस सोच के साथ कि किसान देश की मंडियों में अच्छा सौदा कर सके और उन्हें अपनी उपज का सबसे बेहतर कीमत मिले। पीएम ने ये भी कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए बड़ी सुविधा बनकर उभरा है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बड़ा झटका लगा है। सरकारी पैनल ने बच्चों पर वैक्सीन ट्रायल न करने की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि देश की सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की एक एक्सपर्ट कमेटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों पर कोरोना वायरस की कोवोवैक्स वैक्सीन के चरण 2 और 3 नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI से आवेदन करके 10 जगहों पर 920 बच्चों पर कोवोवैक्स के ट्रायल के लिए मंजूरी मांगी थी। कोरोना वायरस महामारी के बीच देश में चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को उन डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने लोगों की जरूरत के समय निस्वार्थ रूप से सहायता की और अपने रोगियों के स्वास्थ्य के लिए अथक प्रयास किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। उन्होंने आगे कहा कि इस साल हेल्थ सेक्टर के लिए बजट का एलोकेशन दोगुने से भी ज्यादा यानी 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किया गया है। अब हम ऐसे क्षेत्रों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आए हैं, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। कांग्रेस पार्टी पंजाब को लेकर मची कलह से पुराने दिग्गज कांग्रेसी नेता परेशान हैं। कांग्रेस में मची अंदरूनी कलह के बीच देश के पूर्व गृह मंत्री और सीनियर नेता सुशील कुमार शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि वाद विवाद और संवाद कांग्रेस की परंपरा रही है, लेकिन आज ये परंपरा खत्म हो चुकी है। कलह को लेकर शिंदे ने इस पर दुख जताया और कहा कि पार्टी में आत्मचिंतन बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए। शिंदे ने ये भी माना कि पार्टी की नीतियां गलत हो सकती हैं, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए चिंतन शिविरों की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने देश के बेरोजगारों पर चिंता जताई है। इसके साथ ही बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार को कांग्रेस के बराबर जिम्मेदार ठहराया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर ही अगर बीजेपी चलती रहेगी तो इसकी भी दुर्दशा कांग्रेस की तरह ही हो जाएगी। मायावती ने लिखा कि पूरे देश में करोड़ों युवा और शिक्षित बेरोजगार सड़क किनारे पकौड़े बेचने और अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करने पर मजबूर हैं। उनके माँ बाप और परिवार के लोग जो ये सब देख रहे हैं, उनकी व्यथा समझी जा सकती है। ये मामला बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को इस पूरे मसले के लिए जिम्मेदार ठहराया। पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थ की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई की मार झेल रही प्रदेश की जनता के लिए ये खबर झटका देने वाली है। पेट्रोलियम कंपनियां लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करके जनता को वैसे महंगाई की बोझ तले दबा रही है। वहीं अब कंपनियों ने आज घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। कंपनियों ने रसोई गैस की कीमतों में 25.50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाए हैं, जो आज से लागू हो गए। रसोई गैस की बढ़ी कीमतों के बाद आज जयपुर में रसोई गैस का एक सिलेंडर 813 रुपए की जगह 838.50 रुपए में मिल रहा है। शिवसेना विधायक अंबादास दानवे, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के क्रांति चौक पर खड़े होकर सड़क पर लगे ट्रैफिक जाम को खुलवाने में पुलिस की मदद कर रहे थे। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद विधायक जी अपना आपा खो बैठे और सिग्नल तोड़कर आ रहे एक ऑटो ड्राइवर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि रिक्शा चालक को भी समझ में नहीं आया कि आखिर उसे क्यों पीटा गया। खैर, ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। भले ही रिक्शा चालक ने नियम तोड़ा था, लेकिन विधायक महोदय ने भी कानून तोड़ा है। फिलहाल उनके खिलाफ थाने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के रिश्ते किसी से छिपे नहीं। ऐसे में फडणवीस की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अनिल देशमुख की तर्ज पर अजित पवार की भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। पाटिल का ये पत्र फडणवीस और पाटिल के बीच बढ़ते मतभेद के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 24 जून को प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया था।
जिसमें 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में उप मुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई जांच का प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से पास किया गया था। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर में बंद पड़ी सभी शक्तिपीठ, ब्रजेश्वरी, ज्वालामुखी, मां चामुंडा और नैना देवी मंदिर के कपाट सहित अन्य धार्मिक स्थल करीब 3 माह बाद आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। शक्तिपीठ ज्वालामुखी सुबह 6 बजे से ही लोग दर्शन के लिए पहुंचे। पहला दिन होने के कारण आज श्रद्धालुओं की संख्या कम ही नजर आई। श्रद्धालुओं को शक्तिपीठ में जाने और प्रसाद चढ़ाने की छूट दी गई है। धार्मिक स्थलों में हवन, यज्ञ, कन्या पूजन, कीर्तन, लंगर और घंटी बजाने पर प्रतिबंध है। श्रद्धालुओं को मंदिर में बैठने, ज्यादा देर खड़े रहने की मनाही है। पुजारी न प्रसाद बांटेंगे और न मौली बांधेंगे। गुरुग्राम में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव को बेचैनी की शिकायत हुई थी। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया गया। यहाँ उनकी कई जांच की गई। डॉक्टरों ने दिन भर उन्हें अपनी निगरानी में रखा और उसके बाद स्थिति सामान्य होने के बाद शाम को डिस्चार्ज कर दिया। सपा संरक्षक लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। 82 साल के मुलायम सिंह यादव ने 23 दिन पहले यानी 7 जून को कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी।